देख रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं जो इस देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है और पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रदेश की या देश की सरकार के लिए यह बहुत बड़ा मुद्दा होता है या बहुत बड़ा विषय होता है कि वह युवाओं के भविष्य को अच्छा बनाए। और युवाओं का भविष्य अच्छा बनता है यदि उनके पास अच्छी नौकरी होती है या अच्छा बिजनेस होता है। और उसके लिए युवा परीक्षाएं देते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहां परीक्षाएं देते हैं या सरकारी सेवा के लिए परीक्षाएं देते हैं, भविष्य के सपने होते हैं। लेकिन क्या हो जब पेपर ही लीक हो जाए? किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है? क्या सिर्फ इतना काफी है कि परीक्षाएं दोबारा होंगी? यदि हम पिछले 20 साल की हिस्ट्री को उठाकर देखते हैं तो शिक्षा माफिया पूरे देश में सक्रिय दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं से नकल कराने का धंधा, जैसे कि कहा जाता था कि बिहार में सबसे ज्यादा फलता फूलता है, यह उत्तर प्रदेश में था और कभी कल्याण सिंह ने इसके लिए बड़े अच्छे स्तर पर काम किया और पर उत्तर प्रदेश से शिक्षा माफिया को या नकल कराने वाले माफिया को साफ कर दिया। इसी नकल माफिया पर एक फिल्म आई थी 12th फेल IPS मनोज शर्मा की। वो अपने आप में कहानी बताती है कि नकल कराने वाला माफिया कितना बड़ा है। ऐसी कुछ फिल्में आई जिन्होंने एक लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। कुछ घटनाएं या कुछ खबरें जो मीडिया की सुर्खियां बनती हैं और बताया जाता है, चाहे फिर वो मेडिकल क्षेत्र को लेकर हो, MBBS की परीक्षाओं को लेकर हो, या फिर इंजीनियरिंग को लेकर हो, या फिर सरकारी सेवा को लेकर। लेटेस्ट मामला उत्तर प्रदेश की RO और ARO की परीक्षा को लेकर है, समीक्षा अधिकारी को लेकर। 60,000 से ज्यादा भर्तियां थी और 48 लाख से ज्यादा युवाओं ने इसमें अप्लाई किया था और 75 जिलों में यह परीक्षा हुई थी। लेकिन पेपर लीक हो गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा दोबारा 6 महीने बाद परीक्षाएं होंगी। इधर वहीं से JEE का पेपर लीक हो गया दौसा से और दोबारा से उसकी बात चल रही है। झारखंड से भी खबर आई कि पेपर लीक हो गया है। अब बताइए आप, JSCC का पेपर लीक हो गया झारखंड में, चंपई सोरेन सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। इधर बिहार में सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में इस वक्त UP और CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और ICSE बोर्ड का 12th क्लास का पेपर केमिस्ट्री का लीक हो गया आगरा में और बच्चों को बैरंग वापस लौटा दिया गया, पेपर लीक हो गया है। अब एक खबर और है जो चल रही है, इसरो की भर्ती परीक्षा भी कैंसिल हो गई है, इसरो की भी। यदि हम विश्व गुरु की बात करते हैं और एक ऐसी इकोनॉमी बनने की बात करते हैं जिससे कि पूरी दुनिया में इस देश का दबदबा हो और हम कहते हैं विश्व गुरु, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम कहां खड़े हैं? किसी भी सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वह परीक्षाएं सही ढंग से करा ले जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड, क्या राजस्थान, क्या तेलंगाना, हर जगह पेपर लीक की खबरें आ रही हैं और मीडिया सुर्खियां बनती हैं, जांच बैठा दी जाती है, लेकिन हम कहां तक पहुंचते हैं? यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसके अलावा एक चैलेंज और है फैमिलीज के लिए, परिवारों के लिए और उन बच्चों के लिए। उनके मन पर क्या गुजरती है, उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? एक 21 साल का युवा या 22 साल का युवा या 18 साल का बच्चा या 17 साल का बच्चा जो स्कूल जा रहा है 10वीं 12वीं में पेपर देने और मालूम पड़ता पेपर लीक हो गया, या फिर ऐसे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और पेपर देने पहुंचते हैं, पेपर लीक हो गया। उनकी मनोदशा कैसी होती है, उनकी साइकोलॉजी कैसी हो जाती है? जब अगली बार जब वो पेपर देने जाएंगे तो क्या वो उस डर से बाहर होंगे कि पेपर लीक नहीं होगा, या फिर उनके अंदर वो बात बैठ जाएगी पेपर तो लीक हो ही जा रहा है और अयोग्य लोग भी आगे निकल जाएंगे? कुछ बच्चों की कहानी ऐसी आई है हमारे पास में जिन्होंने कहा कि पेपर तो लीक हो जाता है, हम तैयारी क्यों करें? बच्चों का पढ़ाई की तरफ से रुझान कम हो गया। कुछ ऐसे बच्चों की बातें हमने सुनी जिनके पेरेंट्स ने बताया कि बच्चे का वेट कब होता जा रहा है। इसी पे चर्चा करेंगे, इसी गंभीर विषय पर आज। आखिरकार क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? हमने
डॉक्टर दीपाली दीक्षित को स्टूडियो बुलाया है, वो यहाँ से बैठेंगी। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक टीचर भी रही हैं, फिजिक्स की आप लेक्चरर रही हैं। उनसे बात करेंगे कि बच्चों के बारे में वो क्या सोचती हैं, क्या उनकी सोच है, किस तरह से बच्चे सोचते हैं स्कूल में जब आप पढ़ाती थी। एक साइकेट्रिस्ट के रूप में डॉक्टर जया बैठेंगी, जो बच्चों के बारे में बताएंगे कि क्या असर पड़ता है बच्चे के ब्रेन पर और उसकी सोच पर। डॉक्टर बीपी त्यागी, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और डॉक्टर भी हैं, राष्ट्रवादी जनसत्ता दल से, उनसे बात करेंगे आखिरकार इस पे क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर दीपाली दीक्षित से। डॉक्टर दीपाली दीक्षित, आपने खबर सुनी जो मैंने जिक्र किया, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, तेलंगाना, हम अगर और आगे बढ़ें तो कहीं ना कहीं से और खबरें में मिल जाएंगी पेपर लीक होने का, और उसकी हिस्ट्री उठाकर देख लें। कैसे देखते हैं, आप तो टीचर रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि एक सुंदर आपने टॉपिक उठाया है, और उसका जो आपने टॉपिक उठाया है उसका फोकस आपने बच्चों पर रखा है और उनके मानसिक और शारीरिक समस्याओं पर आपने रखा है। इसके लिए आपका धन्यवाद है। तो सबसे पहले जी ये कि बच्चों की तरफ से कौन सोच रहा है, छात्रों के लिए एक शिक्षक क्या होता है और खुद वो छात्र, ये दोनों लोग समझ सकते हैं। परिवार, ये तीन लोगों के बीच की बात होती है कि ये परेशानी कितनी बड़ी है। जी। पेपर के लीक हो जाने की समस्या इन तीन लोगों के इर्द गिर्द है। बाकी सब लोग उस तरीके से हो सकते हैं कि राजनीतिक पहलू के तरीके से उठापटक हो रही है कि क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है राजनीति में, पर सबसे ज्यादा जो आपके ऊपर प्रभावित होते हैं वो छात्र होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं, उनका परिवार होता है, और आपके टीचर होते हैं जो जी जान लगा करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो बीइंग अ टीचर मैं ये समझ सकती हूँ कि बच्चे के मन में क्या होता है और एक टीचर के मन में कितना क्षोभ होता है। शिक्षा प्रणाली पर एक कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप किस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसको पढ़िएगा। हम अगर पेपर लीक होने के लिए आपको कोई श्योरिटी नहीं दे सकते कि पेपर लीक नहीं होगा, तो हम किस वजह से पढ़ाएंगे। उसका इंटरेस्ट बच्चे का कम हो जाएगा, वो परीक्षा के लिए फोकस नहीं रहेगा। उसको या तो अल्टरनेटिव सोचने लगेगा कि हमें भी पेपर लीक मिल जाए, मैं क्यों परीक्षा दूं इतनी, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। और परिवार वालों को भी होगा कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, शिक्षा से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ धंधा पानी सोचो। तो पढ़ाई लिखाई में पैसा बर्बाद कर रहे हो, इतने साल तुमको पढ़ाएंगे, उससे अच्छा है कोई धंधा पानी करो, आगे आकर के तुम 30-35 हजार रुपए कमा लोगे। तो बहुत सारे बिंदु हैं इस चीज को लेकर के कि हमें ये चर्चा करनी पड़ेगी कि क्या हम एक एवरेज बच्चा बनाना चाहते हैं, क्या एक एवरेज नवयुवक तैयार करना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि विश्व गुरु की कल्पना करते हैं, तो एक अच्छे दिमाग, एक अच्छा सिपाही, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा अधिकारी हम चाहते हैं जिसकी प्रखर बुद्धि हो। प्रखर बुद्धि शार्प होकर के ही होती है। आप एग्जाम दीजिए, कड़ी मेहनत करिए, परीक्षा पास करिए। अदरवाइज इसका परीक्षा का आपका जो चलन है ये बंद कर देना चाहिए। आप पैसे लेने वाले खुली भर्ती कर दीजिए कि आप इतने लाख इतने करोड़ दीजिए, आपकी भर्ती हो जाएगी। ये प्रक्रिया बंद कर दीजिए आप। बिल्कुल, यानी कि प्रक्रिया बंद कर दी जाए, खुली बात की जाए कि ठीक है, इस भर्ती के या इस पर पोस्ट के ये पैसे हैं, ये पैसे लेकर आप आ जाइए। तो जैसे कि ग्रेड सिस्टम कर दिया गया, परीक्षाएं खत्म कर दी गई, कहीं ऐसा ना हो ऐसे ही परीक्षाएं भी खत्म कर दी जाए। आज से लगभग 50 साल पहले या आज़ादी से पहले यदि कोई 10वीं की परीक्षा पास करता था या जो है बड़ी परीक्षा पास कर लेता था, लॉयर बन जाता था या आईएएस बनता था, तो उसकी बड़ी इज्जत होती थी पूरे आसपास के 10 गांव में या 20 गांव में या शहर में, कि बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है। लेकिन आज एक ग्रेजुएट की कोई इज्जत नहीं है। कहा जाता है ठीक है, कहाँ से पास करके आए हो, ठीक है वहाँ से पास करके आए हैं। तो एमपी हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, वहाँ का 10वीं 12वीं के बच्चे को कुछ भी नहीं समझा जाता है। डॉक्टर दीपाली दीक्षित के बाद मनोवैज्ञानिक है हमारे साथ में डॉक्टर जया। डॉक्टर जया, जैसे डॉक्टर दीपाली दीक्षित ने कहा, और वो स्कूल टीचर भी रही हैं, फिजिक्स की लेक्चरर थी नोएडा के अंदर। अब वो कहती हैं कि इससे फोकस हटेगा, लेकिन बीइंग ए डॉक्टर आप कैसे देख रहे हैं इस तरह के बच्चों को? देखिए, इस स्थिति में एक तो हमें बहुत जरूरी चिंतन ये करना है कि जो सक्षम बच्चे होते हैं ना, उन पे
अक्सर उनके मनोचिकित्सा पे या उनकी मानसिकता पे हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें लगता है अरे सक्षम है, कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। जो सक्षम बच्चा है उसका मनोबल ऐसी घटनाओं से जितना टूटता है उतना और किसी का नहीं टूटता। अधिकतर बच्चे एग्जाम से पहले उन्हें किसी ना किसी प्रकार की एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी होती है अधिकतर बच्चों को, और वो एग्जाम के बाद अधिकतर तरीके से खत्म भी हो जाती है। मगर अगर ये एग्जाम हुआ ही नहीं तो आप ये समझिए कि उनकी एंजाइटी, उनकी चिंता, उनकी बेचैनी, घबराहट की बीमारी एक तरीके से बहुत लंबे टाइम तक खिंच जाती है। उसमें उनका होप टूटता है, उनका मनोबल टूटता है, उनका कॉन्फिडेंस टूटता है। जितनी आत्मनिर्भरता वो एग्जाम से पहले अपने अंदर भर के जाते हैं वो टूट जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी तरफ से तो उन्होंने पूरा प्रयास किया मगर कहीं ना कहीं सिस्टम ने उन्हें फेल कर दिया। दूसरी बात, कुछ भी वो बेचारे बच्चे कर लें, उनकी मनोबल पहले जितना नहीं हो पाता। देखिए, एग्जाम से पहले अधिकतर हम सब लोगों के घरों में हम लोग अपने बच्चों पे एक दबाव बना के रखते हैं कि बेटा परीक्षा आ रही है, परीक्षा के लिए अच्छे से पढ़ना है, परीक्षा बड़ी जरूरी है। तो घर का माहौल भी थोड़ा टेंस्ड, थोड़ा परेशानी तो मैं नहीं कहूंगी, बड़ा फोकस्ड रहता है। और जैसे ही परीक्षा होती है वो एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाता है, घर का माहौल भी बदल जाता है। अब इसमें अगर ये दुविधा हो जाए कि एग्जाम हो ही नहीं रहा, आप अपने अगले पड़ाव तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये चिंता कितने लोगों पे हावी होती है। वो सिर्फ घर के अंदर सीमित नहीं है, घर से बाहर हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, दोस्तों के परिवार, बच्चों के परिवार, एक तरीके से ये पूरा सोशल डोमिनो इफेक्ट होता है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए या इस टॉपिक पे जब बहुत डिस्कशन होता है तो ये भी कहते हैं कि अरे जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उनको क्या दिक्कत है, तो फिर से उनको तो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। आप ये नहीं समझते कि अगर आप दौड़ के लिए तैयारी लगा रहे हैं, आप उस हिसाब से चिंतन कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, तो आप दौड़ लगाने के लिए कर रहे हैं, इंतजार के लिए नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा मानसिक बीमारियों का होना शुरुआत हो जाती है कि मानसिक दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं बच्चों में। और मानसिक दिक्कतें शुरू ऐसे ही होती हैं, घबराहट की बीमारियां, बेचैनी की बीमारियां, डिप्रेशन की बीमारी कोई बड़े होकर नहीं शुरू होती है। एग्जाम, घर का माहौल, एग्जाम का स्कोर यहीं से शुरू होती है। तो हमें जो सक्षम बच्चा है, जो पढ़ रहा है, जो पढ़ने में अच्छा है, उसके मनोबल और उसकी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, और सिस्टम को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि पर्चा लीक हो गया तो फिर से दे देंगे। दो लोगों की जिंदगी एक एक परीक्षा के लिए इंतजार करने में कट जाती है। वो परीक्षा आपके लिए शायद एक परीक्षा हो, मगर उस किसी और के लिए वो अपनी जिंदगी का अगले पड़ाव पे चढ़ने का तरीका होता है। कोई सफर कर रहा होता है, कोई अपनी फैमिली को आर्थिक स्थिति से बेटर करना चाहता है। बहुत सारे कारण होते हैं हमारे परीक्षा देने के लिए, सिवाय सिर्फ इस सुनने में कि नौकरी पाने के लिए नहीं होता, ये जिंदगी का बहुत बड़ा पड़ाव होता है। तो इन चीजों को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए और एक सिस्टेमिक चेंज के लिए एम करना चाहिए। डॉक्टर जया, जैसे अभी आपने कुछ सवाल उठाए इसके अंदर, मैंने उनको समझा। आपने कहा बहुत सारी तरह की मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, घबराहट, चिड़चिड़ापन। मैं इसमें समझ रहा हूँ शायद एक जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में जरा सा गुस्सा आता है, आक्रोश पैदा होता है और वो एक दूसरे पे चीखने चिल्लाने लगते हैं, लड़ने लगते हैं या एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। शायद ये भी इसी वजह से कुछ आता होगा इनके अंदर, और वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है कि गुस्सा आना, आक्रोश जो पैदा होता है। या फिर सिस्टम को लेकर एक नाराजगी और एक अविश्वास पैदा हो जाता है कि सरकारें तो ऐसी होती हैं, सिस्टम तो ऐसा ही होता है, सब कुछ ऐसे ही चलना है, और वो क्राइम के रास्ते पे निकल जाते हैं और एक सहूलियत वाला रास्ता ढूंढते हैं। ऐसा कुछ है? देखिए, क्राइम पे रास्ते हमें थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गए, मगर आक्रोश हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति को, बालक को या हमें,
किसी को भी आक्रोश ऐसे बैठे बिठाए अचानक से नहीं आना पड़ता है। एंगर हमेशा इसको कहते हैं कि एक मखौटा होता है, असली इमोशंस कुछ और होता है पीछे। और मोस्ट केसेस में आक्रोश हमें दुख के समय पे आता है। जो लोग अपना दुख नहीं समझ पाते, दुख एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको सामने वाले लोग नहीं समझ पाते, तो जो दुख होता है वो जोड़ जोड़ के आक्रोश बनता है। तो आक्रोश का जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बचपन से या युवाओं में आक्रोश सिर्फ क्योंकि वो युवा है इस वजह से नहीं आ रहा है, वो इस वजह से आता है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उनके मुताबिक चीजें नहीं चल रही, और हाँ उसकी वजह से उनका भरोसा सिस्टम पे से, अथॉरिटी पे से, पेरेंट्स पे से, टीचर्स पे से, डॉक्टर्स पे से, पूरे सिस्टम में जितने लोग अथॉरिटी हैं उनसे उनका विश्वास उठ जाता है, जिसकी वजह से या तो बिल्कुल वो क्राइम की तरफ भी जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, मगर ज्यादा अधिकतर लोग मानसिक बीमारी के रोगी बनते हैं इस स्थिति की वजह से, और वो रोग पूरी जिंदगी उनके साथ रह जाता है। क्योंकि हम कैसे, एक मानसिक रोगी होता है, कोई परेशान है या कोई बच्चा बोलता है कि अरे मेरे को बड़ा स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम का, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं अरे तुम्हें क्या पता स्ट्रेस क्या होता है, तुम बड़े होगे तब पता चलेगा स्ट्रेस क्या होगा। तो हमने एक तरीके से उसकी जो एक एक्सप्रेशन है उसको बिल्कुल इनवैलिडेट कर दिया, एकदम नाकार दिया। अगर हमें कोई हमारे कंसर्न्स को नाकार देगा तो हम कैसे फील करेंगे, उसका असर हमारी जिंदगी पे कैसे बढ़ेगा। हमें यही चीज समझ के बच्चों को भी हैंडल करना चाहिए कि अगर वो कोई इमोशन फील कर रहे हैं, चाहे आपको लगे सही है या नहीं, मगर हमें उसे नकारना नहीं चाहिए, हमें उन्हें सुनना चाहिए, हमें उन्हें जगह देनी चाहिए अपने एक्सप्रेशन की, ताकि हम उनको आक्रोश, फ्रस्ट्रेशन या और किसी प्रकार के मानसिक रोग से बचा पाएं। जी चलिए ठीक है, एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं डॉक्टर बीपी त्यागी से। डॉक्टर बीपी त्यागी राष्ट्रवादी जनसत्ता दल की तरफ से महासचिव के रूप में, और आप एक डॉक्टर भी हैं। जी डॉक्टर बीपी त्यागी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। जी डॉक्टर बीपी त्यागी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिस्टम फेलियर को? जी डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे सिस्टम फेलियर को? हेलो जी हेलो। अच्छा, फोन कट गया है। चलिए पीसीआर से कहूँगा फोन को दोबारा जोड़े। डॉक्टर दीपाली दीक्षित, जब तक डॉक्टर बीपी त्यागी जुड़ते हैं दोबारा से फोन पर, वो हमें सुन तो सकते हैं। आप कैसे देख रही हैं कि हम एक ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होंगे, मानसिक रोगी? बिल्कुल, दिशा तो यही है कि हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। दिशा हमारी यही है कि हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और उनकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। आज जो देश पूरा हमारा बढ़ रहा है, उनके विषय में कौन चिंता कर रहा है? पर हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम केवल यही करते रहेंगे कि ऐसा शोर मच रहा है आप सुनते रहिए, या तो न्यूज या न्यूज चैनल पे, आपने ये महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत सुंदर टॉपिक है, पर कोई ये बहस करने को राजी ही नहीं है कि देश की जो रचना करने वाले नवयुवक हैं जी, उनके विषय में कौन सोच रहा है, उनके मानसिक विकास हो रहा है या उनकी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसे टॉपिक उठा ही नहीं जा रहे हैं। तो देश केवल ये हो रहा है कि आज इनकी सरकार बन रही है, आज उनकी सरकार बन रही है, राजनीति में क्या हो रहा है, और जनमानस का भी इन सब चीजों से महत्व कम होता जा रहा है क्योंकि हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें सामाजिक लोग हैं या न्यूज से भी आपका अनुरोध है मुझे, जो पत्रकारिता जगत में लोग हैं, कि इन बिंदुओं को पुरजोर उठाएं, क्योंकि हम या कोई सरकार या सिस्टम ये नहीं चाहते या नहीं चाह पा रहे हैं, क्योंकि वो स्वार्थपरता से हैं कि हमारे देश में या अंदरूनी या किसी दिक्कत के विषय में एक चर्चा की जाए, एक हेल्दी चैनल बने, एक हेल्दी डिस्कशन इस विषय पर हर बार आए। इतना फोकस हो रही है राजनीति की और चीजें सब आपकी नीचे गौड़ हो गई हैं। बिल्कुल, तो आप पूरे दिन जो पॉलिटिकल डायरेक्शन पे डिस्कस होता रहता है, हाँ, लेकिन जो जिंदगी के अहम मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। हाँ, बस ये होता रहता है कि तुमने क्या कहा, उसने क्या सुना, उन्होंने क्या किया, उधर हिमाचल, उधर उत्तर प्रदेश, उधर ये कांग्रेस, उधर ये बीजेपी या कुछ भी आप समझिए, केवल राजनीति, और लोगों का इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो रहा है कि वो आप अगल बगल में कुछ खून कत्ल की समस्याओं को बिल्कुल वैल्यू ही नहीं करते हैं। आप ये सोचिए बच्चों का क्या हो रहा है, औरतों के साथ क्या हो रहा है। ये संवेदनहीनता भी दिखाती है कि आप किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। जी चलिए, डॉक्टर बीपी त्यागी सुन पा रहे हैं?
आप सुन पा रहा हूँ जी, थोड़ा आवाज बढ़ाइएगा। डॉक्टर बीपी त्यागी, जिस तरह से पेपर लीक का मामला है और एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कैसे देख रहे हैं ये सिस्टम फेलियर, ये गवर्नमेंट फेलियर? देखिए, पेपर लीक होना मैं एक क्राइम मानता हूँ बच्चों के ऊपर। जब बच्चे पूरी तैयारी कर लेते हैं और उनको ये रहता है कि मुझे आज एग्जाम देना है, तो एग्जाम अगर नहीं होता है और पेपर लीक होने की खबर मिलके एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, तो बच्चे का जो माइंड सेट है, अभी जैसे जया जी ने बताया, मैं उनको सुन रहा था, वो एकदम चेंज हो जाता है। वो जो अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जया जी ने जो बताई, वो डेवलप होने लगती हैं। तो ये एक तरह का क्राइम है। हम बच्चे की मानसिक स्थिति को चेंज कर रहे हैं। तो अब अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी कहते हैं कि हमने क्राइम रेट बिल्कुल कम कर दिया है, अब जब पुलिस का पेपर लीक होता है, अभी जो ये आईसीएसई का पेपर लीक हुआ है, मैं इसको एक्चुअल में क्राइम का ही दर्जा दूंगा। देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम इसकी बात करें पेपर लीक की, झारखंड से जो है जेएससीसी का पेपर लीक हो गया, दौसा राजस्थान से जेईएन का पेपर लीक हो गया, यूपी पुलिस भर्ती सेवा आरओ पेपर लीक हुआ जो 6 महीने बाद परीक्षा होगी, आगरा से आईसीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर लीक हो गया 12वीं क्लास का। यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो अभी उत्तराखंड इस मामले में काफी रहा और पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कहा कि इसको हम रोकेंगे, यूपीएसएससी का पेपर लीक हो रहा था वहां से। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो इसरो की भर्ती परीक्षा कैंसिल हो चुकी है, तेलंगाना से भी हो चुका है, बिहार के अंदर सिपाही भर्ती जो है वो भी कैंसिल हो, उसका भी पेपर लीक हो गया। हम यदि पिछले 20 साल का भी उठाकर देख लें आंकड़ा, तो शिक्षा माफिया हर जगह हमें एक्टिव दिखाई देता है, यानी कि चुनौती बरकरार है बिना पेपर लीक हुए परीक्षा कराने की। एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे पास में, अभी डॉक्टर दीपाली दीक्षित से बात हो रही थी, उन्होंने कहा आईएएस का पेपर लीक क्यों नहीं होता, ये सारे पेपर लीक क्यों हो जाते हैं? इसका मतलब आपके पास सिस्टम है, पेपर लीक ना हो लेकिन पेपर लीक हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम में जहां से पेपर लीक हो रहा है माफिया बैठा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी होनी चाहिए। हाँ तो ये जो सिस्टम में जो लीकेज है, इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार है या अधिकारी हैं? वो देखिए, जो अधिकारी हैं अजय जी, वो भी तो सब सरकार ने ही उनको पोस्टिंग दी है ना। हम बात करते हैं किस स्टेट में क्राइम रेट कम है, तो माननीय योगी जी का नाम आता है कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने इतना अच्छा बना दिया है कि क्राइम रेट अब 0 के बराबर है। और तो जब 0 के बराबर क्राइम रेट की बात होती है और 2 पेपर साइमल्टेनियसली लीक हो जाते हैं विद इन ए मंथ, तो इसका कौन जवाब देगा? उन्हीं के अधिकारी हैं, उन्हीं की गवर्नमेंट है। अब मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम को टारगेट कर रहा हूँ। और जो हमारी जनता है, जो बच्चे हैं, जो इससे सफर कर रहे हैं, आप देखिए कि ये अरबों रुपए की फीस बच्चों की इकट्ठी हो गई है गवर्नमेंट के पास जी। और 6 महीने का उनको टाइम दे दिया गया है कि 6 महीने के बाद आपका पेपर होगा, एक्सेप्ट कर लिया है कि लीक हुआ है। 6 महीने तक इतना पैसा बच्चों का वो वहां पड़ा रहेगा। उनको क्या आश्वासन दिया गया है, उसमें क्या हेल्प मिलेगी, क्या इसका कोई ब्याज मिलेगा, क्या पैसा वापस आएगा, या फिर से वो टेस्ट देंगे तो उसमें कुछ कंसीडर किया जाएगा? ये अभी कुछ बच्चों के पास कोई सूचना नहीं है जी। अभी 6 महीने बाद का एक आश्वासन है, होगा या कितने महीने लगेंगे पता नहीं। वैसे अभी हम चुनाव में जा रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब एक बात अब जरूर पूछूंगा आपसे, जो आपने कहा क्राइम, तो यदि ऐसे बच्चे जैसे भी डॉक्टर जय ने भी कहा और आपने कहा एक क्राइम है और बच्चों की मानसिक स्थिति खराब हो रही है, तो किस तरह के क्राइम की तरफ ये बच्चे चले जाएंगे? जी बहुत अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिस्ट है। और हम इतना जरूर बताएंगे कि जो बच्चों की मानसिक स्थिति है उस पर जरूर फर्क पड़ता है।
ऐसा नहीं है कि बच्चा एकदम कूल एंड काम रहेगा कि पेपर आउट हो गया कोई बात नहीं अगली बार दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सारा सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हमारे पास बहुत अच्छी पैनलिस्ट है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतनी अच्छी पैनलिस्ट को रखा अपने साथ। वो बहुत अच्छे से सब बता पाएंगे आपको। जी डॉक्टर जया। थैंक यू डॉक्टर त्यागी। मेरे ख्याल हम सारे यहाँ इकट्ठे इसीलिए हुए हैं ताकि थोड़ी जागरूकता बना पाए इन सब चीजों को, क्योंकि जनता है जिनके बच्चों का एग्जाम लीक नहीं होता है, हम लोग को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम लोग यूजुअली जो मीडिया दिखाएगी या जो सरकार कहेगी उस पर विश्वास कर लेते हैं जब तक हम खुद उसके विक्टिम नहीं होते हैं। तो किसी ना किसी को तो इन बच्चों का ध्यान रखना है, किसी ना किसी को तो इन पे बोलना है। देखिए, सबसे पहले बच्चों की सेहत खराब होती है कि एग्जाम एंजाइटी की वजह से नींद खराब होती है। जब नींद खराब होती है तो बहुत सारे केमिकल फंक्शंस जो ब्रेन के होते हैं वो चेंज होते हैं। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होंगी यहाँ पे, बट इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो केमिकल फंक्शंस चेंज होते हैं उसकी वजह से इरेटिक या डिसरेगुलेटेड बिहेवियर्स आते हैं, जिनको हम जरूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि डायरेक्टली क्राइम में वो इन्वॉल्व हो जाएंगे कि जाके किसी का मर्डर कर देंगे। ठीक है, क्राइम सिर्फ एक तो किताब के हिसाब से क्राइम हुआ जो चीजें बैंड है। कुछ ह्यूमन क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं जो परिवारों को और खुद को हमें तोड़ देती हैं, जो हमें खराब कर देती हैं। बहुत सारे बच्चे अगर आप देखेंगे जो ऐसी स्थिति में होते हैं, जो एग्जाम में सफल नहीं हो पाते, एग्जाम दे नहीं पाते, वो नशे की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत इनडायरेक्ट चेन है जो हमें बहुत स्मार्टली समझनी पड़ेगी कि आप सो नहीं पा रहे, रिलैक्स नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से आप नशे के आदी हो गए, या आप 2-4 गलत लोगों में बैठने लगे, या आप उन लोगों में बैठने लगे जो पेपर लीक कराने की जी अब तो वही उम्मीद है, हमें उसी सर्कल में घूमना है। ठीक है कि हम उन लोगों से बात करते हैं या उन्होंने कहा चलो 10,000 रुपए लगेंगे, अब घर में 10,000 रुपए है नहीं, तो 2-4 उल्टे सीधे काम करने लगे वो पैसे जोड़ने के लिए कि चलो एग्जाम कल का पेपर मिल जाएगा तो पास हो जाएंगे, या कुछ चीजों का सेवन करने लगे, या मम्मी पापा लोगों ने पेशेंस लूज कर दी, या उनको बार बार बोलने लगे कि चलो कोई बात नहीं बाद में पढ़ लेना, या कोई और एग्जाम के लिए तैयारी कर लो। तो मम्मी पापा के साथ घर में उनका रोज झगड़ा होने लगा। तो ये क्राइम बहुत डायरेक्ट नहीं है इसमें, बट ये इनडायरेक्ट क्राइम है जो परिवारों को दीमक के जैसे अंदर से खोखला कर देता है, जो हमारी मानसिकता को खोखला कर देता है। ये एक सिस्टेमिक फेलियर है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है, हम सब भी इस फेलियर के पास हैं। सोशल मीडिया का इतना ज्यादा चलन हो गया है कि अगर पेपर आ भी जाता है सोशल मीडिया पे तो हम फॉरवर्ड भी कर देते हैं। हम सब लोगों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, और सिर्फ अपने अंदर झांकने की नहीं, एक आदत डालनी पड़ेगी हमें कि हम सरकार से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन में है उससे सवाल पूछने की आदत डालनी पड़ेगी। हर चीज पे हाँ करके या सर झुका के या कॉन्फिडेंस तोड़ के हमें सफर करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान अभी भी एक डेमोक्रेटिक नेशन है, एंड एज अ डेमोक्रेटिक नेशन वी हैव द राइट टू आस्क our politicians, our government, our systems, our bureaucrats, our everybody about the right way to proceed. इसका ये मतलब नहीं कि आक्रोश कर दो और सरकारी दफ्तर में जाके आग लगा दो, मगर हम सवाल पूछें, हम सिस्टम को चैलेंज तो करें। अगर हम चैलेंज नहीं करेंगे तो ये सिस्टम कभी नहीं तोड़ेगा। जैसे मैडम ने बताया कि भाई क्यों यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता, क्यों स्पेसिफिक पेपर लीक हो जाते हैं और कोई स्पेसिफिक पेपर लीक नहीं होता है। उसमें बहुत लोग बोलेंगे अरे यूपीएससी तो इतना बड़ा एग्जाम है तो लाइफ चेंज हो जाती है, इसलिए वहां ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है। क्या क्लास 10वीं का पेपर उतना जरूरी नहीं है? क्या 10वीं का पेपर, या जो इंसान 2 साल से एक नौकरी के लिए बैठा है, पढ़ा लिखा बैचलर पढ़ के बैठा है, उसके पास कोई आमदनी नहीं है, सफर कर रहा है, उसके लिए क्या पता वो एक छोटा सा रेलवे का एग्जाम भी उसके लाइफ चेंजिंग, उसके लिए आईएएस से ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर हो। तो ये जो डिस्टिंक्शन हमने क्रिएट कर रखा है ये हमें तोड़ना है, और ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है। हमारी जिम्मेदारी है सवाल पूछना या अपनी डिससैटिस्फैक्शन को व्यक्त करना कि हम ऐसे ही हार ना मान जाएं। जब तक
हमारे साथ हो जाएगा उतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि जो नहीं अपनी बात व्यक्त कर पा रहा तो हम उसके बिहाफ पे भी अगर हमारे पास वो शक्ति है, वो सक्षमता है, तो उसके लिए भी आगे झगड़े। जी, डॉक्टर दीपाली दीक्षित, जैसे डॉक्टर जया कह रही हैं कि ये परिवारों को खोखला कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, माँ बाप में परिवार में आपस झगड़े हो रहे हैं, और जैसा हमने अक्सर खबरें सुनी है कि डॉक्टर पति है, इंजीनियर पत्नी है, या पढ़े लिखे लोग आपस में दूसरे झगड़ा करते हैं या सुसाइड कर लेते हैं या दूसरे को मारते पीटते हैं, और वो खबरें पुलिस चौकी थाने तक पहुंचती हैं। क्या उसकी जड़ में भी इस तरह की कुछ घटनाएं हो सकती हैं? बिंदुवार बहुत सारी चीजों का हम लोगों को अवगत कराया और बहुत अच्छे तरीके से सारे पॉइंट रखे हैं। मैं कह रही हूँ क्योंकि अपने खास परिवार में भी हम लोग देखते हैं, और क्योंकि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि आज बच्चे कैसे शिक्षा कैसे, तो ना वो श्रद्धा है, तो एग्रेशन आ रहा है, जाने की जरूरत है। हम टीचरों को भी, हम परिवारों को, एक बड़ा सुंदर सी बात है कि हम उनके समझने को राजी नहीं है कि ये एग्रेशन उनके अंदर आया क्यों है, एक सैडनेस को लेके आया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल। और इस चीज पे जो कहने का जो परिवार बनता है वो इसी तरीके से बनता है कि क्योंकि कोई किसी से अब कम नहीं हो रहा है, ना महिलाएं कम पढ़ाई जा रही हैं, लड़कियां, ना लड़के कम पढ़ाए जा रहे हैं, और योग्यता के बिंदु पर वो लगातार एक दिशा में एक साथ चल रहे हैं। तो किसी के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि अब आप तुम ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकती। तो बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे आपने कहा कि ये पॉइंट हो सकता है, पर ये आपके रिश्तों में मुझे नहीं समझ में आता कि ये पॉइंट हो सकता है कि कलह का हो। तो एक अवसाद स्थिति में लेके जाना, एक अग्रेशन जाना और गलत दिशा में, और सबसे ज्यादा एडिक्शन हो जाना आप नशे का या गलत संगत का होना, ये जरूर एक छोटा मोटा आप इसको अपराध या संस्कृति का आप कह सकते हैं हरास, संस्कृति का हरास कह सकते हैं, हरास कह सकते हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी, अगर इस तरह की स्थिति बनी रहेगी और सरकार परीक्षाओं को लेकर या पढ़ाई को लेकर, तो कैसे हम एक नया भारत बनाएंगे और कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे? कैसे हम जापान, अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज का सामना करेंगे? वही बात आती है अजय जी, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और जो हमारे फंडामेंटल राइट एजुकेशन में है, हेल्थ में है, हमारा संविधान क्या बोलता है जी? हेल्थ पहले, एजुकेशन पहले, एनवायरनमेंट पहले, स्वच्छ पानी पहले। वो भी अधिकार अगर नहीं मिलेंगे 70 साल के बाद, तो फिर आगे अगर हम कोई सोचते हैं चीज, तो वो तो सिर्फ सपना हो गया ना। पहले फंडामेंटल राइट तो हमारे पूरे हों। मैं यही सवाल जो है डॉक्टर दीपाली दीक्षित से ले लेता हूं। डॉक्टर दीपाली, कैसे बनेगा नया भारत? अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हम कैसे सामना करेंगे? हर बिंदु पर सोचना होगा। हमें एग्जाम की प्रक्रिया से लेकर के उनके माता पिता या हर समाज के हर तबके को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। राजनीति में हर किसी को इंटरेस्ट जरूरी नहीं है। उनकी रोज की मूलभूत समस्याएं अगर पूरी होती हैं तो मेरे ख्याल से इतना व्यक्ति राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं होगा। अगर एक सरकार आपकी अच्छी सरकार दे रही है, सिस्टम दे रही है, तो हर किसी को उसमें इंटरेस्ट इतना नहीं होगा कि वो अपने आपको रोजगार दे रही है, अच्छा वातावरण दे रही है कि अच्छी तरीके से एग्जाम हो पाए आपके। तो ये सारी चीजें सबको समझनी पड़ेंगी और हमें इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और क्या एक तरीका निकालें, ये हम किसी को एक पोर्टल पे डालना पड़ेगा कि अपने विचारों को शेयर करना पड़ेगा कि क्या ऐसा सिस्टम रखें कि भाई आईएएस, आर्मी या उसकी परीक्षाएं लीक नहीं होती हैं। क्यों नहीं हम इसको चरणबद्ध तरीके से करते हैं? चुनाव क्यों नहीं आपके खराब हो जाते हैं? चरणबद्ध तरीके से बड़े एग्जाम करवाइए।
आप एक सेक्शन में करवाइए। आप जिस तरीके से आर्मी की परीक्षाएं होती हैं, तो मैं कहती हूँ कि आप अपने विचार, आपके आइडियोलॉजीज शेयर करिए और इस पर बुलंदी से आवाज उठाइए। और विश्व गुरु ऐसे नहीं बन जाएंगे कि आपको एक डॉक्टर जो पैसा देकर के आएगा, जो इंजीनियर की परीक्षा में पेपर लीक होकर के पास हुआ होगा, वो किस तरीके के व्यक्ति आपकी प्रतिभा आकर आ रही है, तो विश्व गुरु किस प्रकार बनेंगे? बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर बीपी त्यागी सुन पा रहे हैं? जी, जैसे अभी डॉक्टर दीपाली दीक्षित कह रही हैं कि जैसे चुनाव होते हैं ना चरणबद्ध तरीके से, और उसमें कुछ लीकेज नहीं होता है, क्या ऐसे ही चरणबद्ध तरीके से परीक्षाएं नहीं कराई जा सकती? यानी कि एक एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म। सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद पारित करता हूं कि इतने सुंदर टॉपिक को आपने उठाया जी, जो बहुत ही जरूरी है, और मैं समझता हूँ कोई चैनल इस पे बहस नहीं कर रहा है। जो अभी मैडम ने बात कही है वो बहुत जरूरी है, जो जया जी ने कही वो बहुत जरूरी है, लेकिन बात ये आती है कि जो डैमेज हो चुका है जी, जो पेपर लीक हुए हैं, जो डैमेज हुआ है, उसकी भरपाई हम कैसे कर पाएंगे? और आगे जो रोकने वाली बात है वो तो बिल्कुल सही है, उस पर कंट्रोल किया जाएगा। अच्छी गवर्नमेंट है, वो कुछ आदेश पास करेगी, वो ठीक है, लेकिन अभी वाली भरपाई कैसे हो पाएगी? उनको कैसे काउंसलिंग किया जाएगा? क्या हर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जाएगी कि बच्चों को समझाया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या ये गवर्नमेंट की ओर से किया जाएगा? आपने बड़ा सा सवाल उठा दिया डॉक्टर साहब। क्या हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट बैठाया जाएगा काउंसलिंग के लिए? जैसे पहले करियर काउंसलर बैठाए जाते थे, अब लाइफ काउंसलर बैठाए जाएंगे कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो आपके लाइफ पर बैड इफेक्ट ना पड़े। ये जरूरी हो गया एक तरीके से। डॉक्टर जया, क्या जरूरी हो गया हर स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट हो? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ आपने जो प्रयास रखी कि विश्व गुरु बनने की, विश्व गुरु पहले सिर्फ आइडिया विश्व गुरु का बन के उसमें प्रेरित नहीं होना है हमें। वेस्टर्न एजुकेशन या कहीं पर भी के बाकी हिस्सों के तो बच्चों की मानसिकता, बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ पर बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग के नाम पे भी होता है कि बेटा तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, या तुम डॉक्टर नहीं बन सकते तो तुम देख लो जो करना है तुम्हारा, या तुम इंजीनियर नहीं बन सकते हो तो तुम देख लो। मगर लाइफ काउंसलिंग, क्लिनिकल काउंसलिंग की अब सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर सिस्टेमिक फेलियर्स होते रहेंगे और अगर हमें जेन्युइनली अगले 100 साल में भी विश्व गुरु बनना है तो हमें अपने बच्चों की मानसिकता और मानसिक सेहत दोनों पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और सिर्फ फाइनेंशियल या कागजों की इन्वेस्टमेंट नहीं, एक एफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो मानसिकता को बदलने के लिए, वो साइकोलॉजिकल चेंजेस लाने के लिए। बहुत जरूरी है कि हम स्कूल में ही, जैसा डॉक्टर त्यागी कह रहे हैं, कि स्कूल से ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दें ताकि वो किसी भी तरीके के चैलेंजेस। और एक जो आपने बात पहले करी कि हमें क्या एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए, मेरे ख्याल डॉक्टर त्यागी और मैडम भी एक बिल्कुल मेरे साथ रहेंगी इस बात पे कि हमें रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, हमें स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। We have great policy structures in place over the last 70 years, but there is no implementation. कोई रिफॉर्म तो तब होगा कि जब हमारे यहाँ लिखा गया है कि नहीं जी चीटिंग कर लो आप, कोई बात नहीं, कहीं नहीं लिखा गया है मगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना या सिर्फ दिमाग में सोच लेना कि विश्व गुरु बन जाते हैं या लीडर बन जाते हैं या बाहर जाके ये चीज बोल देने से हम लीडर नहीं बनेंगे। हमें इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। और वो सिर्फ आप ये सोचिए कि काउंसलिंग जी बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल बड़े शहरों पे दे दो और हो जाएगा काम, नहीं। हर बच्चा बराबर है, हर स्कूल बराबर है, हर भाषा बराबर है, और हमें हर जगह बड़े देश में डाइवर्स देश में हर जगह वो चेंज लाने की जरूरत है। और वो पहले बदले मानसिकता अपनी बदलने से, फिर उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से। जी डॉक्टर दीपाली दीक्षित, एक बहुत बड़ा सवाल उठकर आ रहा है, नैतिकता। यानी कि जो कर्मचारी हैं या जो उसमें बिजनेस में लगे हुए हैं, शिक्षा माफिया की जो हम बात करते हैं, या फिर जो अधिक कर्मचारी हैं ऑफिस में, चाहे क्लर्क हो या कुछ और हो,
उनका जो परीक्षा पास कर कर आते हैं, चाहे वो एक पुलिस सिपाही की बात करें, 10वीं 12वीं पास कर लिया, सिपाही भर गए, और आप जो है एक डॉक्टर से भी सड़क पर बात करते हैं, वही चालान काट देते हैं, एक इंजीनियर से बात करते हैं, आप एक पढ़े लिखे लोग से भी बात करते हैं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, सब कुछ है। तो क्या इनकी जो एजुकेशन लेवल है, क्या इस पर भी बात होनी चाहिए कि अगर ये इंटेलेक्चुअल होते या इनके अंदर नैतिकता होती तो शायद ये करप्शन की तरफ नहीं जाते या इस तरह का रास्ता नहीं अपनाते और इस तरह का लीकेज देखने के लिए नहीं मिलता? क्या हमें इनकी परीक्षाओं के लिए इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है? जैसे कभी हम ये कहें कि एक IAS IPS हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से पढ़कर आता है और वो जो है एक अलग तरह के लेवल में बातचीत करता है, या साइंटिस्ट से बात करता है, डॉक्टर से बात करता है, उसे क्या पता एक यूनिवर्सिटी पढ़ाने वाला प्रोफेसर, लेक्चरर, या वो किस तरह की समस्याओं से जूझता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये विभिन्न स्तर पर इसमें सुधार की जरूरत है। शिक्षा, हम शिक्षा जो लेते हैं प्राइमरी ग्रॉस लेवल पे, हम किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं, संस्कृति किस प्रकार की हम दे रहे हैं। और आप ये सोचिए कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि वो जो बन के आते हैं, ह्रास तो वहीं पर हो जाएगा कि किसी ने अगर करोड़ की पैसा दे करके कोई परीक्षा इंटर करके आया है तो उसकी क्या नैतिकता रहेगी, वो क्या नीचे लेकर के जाएंगे, या उनके बोलने बात करने के लहजे में क्या फर्क होगा? वो चोरी नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे क्या, कि वो जो दे के आए हैं उसको कमाने की कोशिश नहीं करेंगे? तो एक पूरा एक सिस्टम खराब होता है। और अगर ये हमें ग्रॉस रूट लेवल पे जाना पड़ेगा तो पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि हम केवल हाई फाई एक अलग क्लास अपने बच्चे का बना ले जाएं और पड़ोस के बच्चे या मित्र जो भी होंगे उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीजें इंटरलिंक है, बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। तो पूरा एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हमारी संस्कृति जो सुंदर रही है उसका कम से कम हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा और बहुत सावधानी से और इस विषय पर सोचना पड़ेगा। बच्चों के प्रश्न चिन्ह के लिए किसी ना किसी को प्रश्न उठाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, आप पॉलिटिकल व्यक्ति होने नाते आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो नैतिकता का हरासमेंट है, स्तर जो गिरता चला जा रहा है, चाहे राजनीति हो या फिर ये सरकारी नौकरियां हो या फिर ये एजुकेशन सिस्टम में भी है, और ये करप्शन, दोनों चीज, नैतिकता और करप्शन, इसमें अपलिफ्टमेंट कैसे आएगा, ये कैसे बदलेगा? देखिए, एजुकेशन जो है किसी भी सिस्टम की फाउंडेशन होता है। हम किसी भी फील्ड में जाएं, अगर हम एजुकेटेड नहीं है, उस फील्ड को हम समझते नहीं है, तो हम इतना नहीं दे पाएंगे जितना हमें देना चाहिए। अब जो हमारे राजनेता बन के आते हैं, अगर वो एजुकेटेड नहीं है, अंगूठा लगाने वाले राजनेता बन के आएंगे, उनको ये नहीं पता है कि यहाँ मेरी जनता किस समस्या से जूझ रही है, उसका सवाल किसके ऊपर उठाना है, वो बात सदन में बोलनी है या वो किसी अधिकारी को बोलनी है। अगर उनका यही मानसिक लेवल रहेगा तो अपलिफ्टमेंट की तो हम बात ही भूल जाएं। हम तो चाहते हैं कि हर सिस्टम में, तो कोई भी सिस्टम है, हमारा राजनीतिक सिस्टम है या हमारा कृषि है, कोई भी सिस्टम, एजुकेशन अटमोस्ट प्रायोरिटी है और सभी के लिए है। अब आप एक अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन क्यों हैं? आपने उसमें कोई डिप्लोमा किया होगा, कोई डिग्री की होगी, उसके बाद आप ये सब हैंडल कर पा रहे हैं और हम लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो एजुकेशन का जो वैल्यू है वो हमारी जो संस्कृति है और जो हमारे सनातन ने बताया है पहले से, हमारे भगवान खुद पढ़े हैं कुटियों में बैठ के। तो एजुकेशन को हम कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल। और एजुकेशन पे अगर दाग लगेगा पेपर लीक होके, तो उसमें हम सिस्टम को भी आवाज उठाने के काबिल कोई जनता होनी चाहिए कि नहीं ये कैसे हुआ, और स्ट्रांगली उसको अपोज करना चाहिए। जैसे जया जी ने बताया, उनको ये आइडिया होना चाहिए कि कोई गलती हुई है तो उसको शांत नहीं कर दिया गया है कि आगे भी गलती करो। बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जनता को भी इसके लिए आगे निकल कर आना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, उस काबिल बनना पड़ेगा कि हम इन मुद्दों पर जरूर सवाल पूछें। और हर व्यक्ति को पूछना पड़ेगा अपने राजनेताओं से या पॉलिटिशियन से कि करप्शन फ्री या फिर जो पेपर जो लीक हो रहे हैं या इस तरह की जो परीक्षाएं वो कैसे होंगी, और एक बेहतर शिक्षा का माहौल कैसे बनेगा, कैसे हम अपने बच्चों को एवरेज स्टूडेंट से ऊपर बढ़कर
बनाएंगे, कैसे हम जापान, जर्मनी, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम का या लोगों का ब्रेन का सामना कर पाएंगे। क्योंकि प्रतिभा या ब्रेन तो हम ही बना रहे हैं ना, लेकिन यदि हम उनको मानसिक रूप से कुंद कर रहे हैं, अवसाद में डाल रहे हैं, या हम उनको घरेलू झगड़ों में फंसा रहे हैं और नशे की तरफ ले जा रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, और बड़े मन से खड़े होकर यूं कहें कि वो 18 साल के युवा जो पहली बार वोट डालने जाएंगे वो सोच लें कि किसको वोट देना है। आप युवाओं से वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन आप उनको दे क्या रहे हैं और कैसा जीवन दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर दीपाली दीक्षित, क्या लगता है आपको, यदि आप 18 साल के युवाओं से वोट मांग रहे हैं तो क्या आपको उनको बेहतर जीवन, बेहतर शिक्षा और बेहतर एटमॉस्फेयर, बेहतर नौकरी नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल, ये प्राथमिकता हर सरकार की होनी चाहिए कि हम एक शिक्षा की महत्वता को उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा एक अच्छा व्यक्ति ही बनाती है, उससे सर्वांगीण विकास की होता है, उसके पूरे चरित्र का विकास होता है। कोई नौकरी कर सकता है, कोई व्यापार कर सकता है, परंतु एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। तो किसी भी सरकार को इस विषय पर प्राथमिकता पे रखना होगा कि शिक्षा किस स्तर पे है, खुद उसको भी समझना होगा, खुद उसको भी शिक्षित होना होगा उस स्तर तक की। एक राजा को उस लेवल तक होना पड़ेगा कि शिक्षा के महत्व को समझे और इम्प्लीमेंट करे, उस पर हुई धांधली पर सख्ती से कदम उठाए, सारे नियम बनाए और उसे आश्वस्त कराए कि ये आपके साथ नहीं होगा बच्चों। जी, इस चर्चा का जो लास्ट कमेंट है मैं डॉक्टर जया से लूंगा कि अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार इसका सलूशन क्या है और होना क्या चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, शिक्षा में भी एक बहुत जरूरी टॉपिक है जो हम भूल जाते हैं, और हम अपने घरों में या आम चलन में इस चीज को भूल जाते हैं कि हम इज्जत करना नहीं सिखाते, या अपनी शिक्षा में एक दूसरे व्यक्ति का इज्जत कैसे की जाती है ये नहीं सिखाते। अब आप देखिए, हम लोगों के घरेलू बातों में ऐसी बात आ जाएगी, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो झाड़ू लगानी पड़ेगी, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो देखना पता ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ेगी। हम ना चाहते हुए और ना समझते हुए भी लोगों को या दूसरों को नीचा दिखाने की एक मानसिकता रखते हैं। सेम तरीके में जब पेपर लीक होता है तो क्या होता है, हमने एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट करी, एक बेइज्जती करी एक बच्चे की जो पढ़ाई करके सीधे तरीके से अपनी परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा है। सिस्टेमिक चेंज अगर हमें लाना है तो वो ये है कि हमें बचपन से ही, कैसा भी इंडिविजुअल हो आपके आसपास, किसी भी स्तर का हो, कोई भी हो, उसको इज्जत करनी, और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने से नीचे जो लोग हैं उनकी इज्जत करना सीखना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे में राइट वैल्यूज हो, हम एफर्ट की वैल्यू समझें कि अगर कोई इंसान शिक्षित नहीं भी है या अगर ये हमसे कम पढ़ा लिखा भी है तो भी हम इसकी इज्जत करें, तो ओवरऑल सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंज आएगा एक एफर्ट में, और एक हमारी लाइफ जिस चीजों में हम वैल्यू देते हैं उसमें भी चेंज आएगा। तो अगर हम कल्चरल चेंज, एजुकेशनल चेंज लाएं तो एक रिस्पेक्ट के साथ लाएं, एक रिस्पेक्ट की ट्रेनिंग के साथ लाएं, और जैसे ही हम एक दूसरे की इज्जत करने लगेंगे तो हम एक दूसरे से गलत करने से भी कतराएंगे, सिस्टम भी, क्योंकि हमें पता है एज अ सोसाइटी हम लोग सब साथ हैं, हम सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। जी जी जी। तो चाहे फिर सरकार होगी या कोई अथॉरिटी होगा तो वो हमसे डरेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इज्जत करते हैं एक दूसरे की, हम एक दूसरे के साथ गलत नहीं, समय का अभाव है, हम एक दूसरे को ऊपर नीचे नहीं। आपकी बात आ गई हम तक, हमें इज्जत करनी चाहिए, सिस्टम में थोड़ा सा बात करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए कि बच्चों का भविष्य कैसे होगा और हम नया भारत कैसे बनाएंगे, कैसे विश्व गुरु बनाएंगे यदि इस तरह के हालात रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आर्या न्यूज।